मुझे इसराइली कॉम्प्लेक्स में काम करते 10 रोज गुजर गए। अब मैंने फुर्सत के वक्त में इसराइली कॉम्प्लेक्स में इधर उधर चहलकदमी भी शुरू कर दी थी। अब दोपहर को रम्या के साथ बस्ती में जाने के बजाय मैं गैराज में ही साथ लाया हुआ दाल भात खा लेता। इस तरह से मुझे इधर उधर टहल कर इलाके का जायजा लेने के लिए वक्त मिल जाता। इस चहलकदमी में मैं बेहद मोहतात था। कभी पार्क में जाकर बैठ जाता और कभी किसी दरख्त के नीचे लेट कर इमारतों को गौर से देखता रहता। अभी तक मुझे सिवाय इसके कुछ मालूम नहीं हुआ था कि आमने सामने पार्क के इर्द गिर्द बनी हुई 2 मंजिला ढलानी छतों वाली इमारतों में फौज और सिक्योरिटी फोर्स के दफातर थे और तमाम के तमाम इसराइली बाशिंदे ही दफ्तरी काम करते थे। उनके अलावा वहाँ सिर्फ हमारी बस्ती के तमिल लोग थे जो दफ्तरों में चौकीदारी और सफाई वगैरह के काम पर मामूर थे। इन दफ्तरों के पीछे केले और नारियल के दरख्तों में साथ साथ कुछ बंगला नुमा क्वार्टर बने हुए थे जहाँ इसराइली ऑफिसर्स रहते थे। यहाँ मैंने 1-2 क्वार्टरों के लॉन में कुछ औरतों को भी चलते फिरते देखा। हमारी बस्ती की कुछ तमिल औरतें इन क्वार्टरों में झाड़ पूंछ और कपड़े वगैरह धोने और खाना पकाने का काम भी करती हैं, मगर मैं अभी तक उनके क्वार्टरों के करीब नहीं गया था। अभी तक मैं उस जेल का भी सुराग नहीं लगा सका था जहां इसराइलियों ने अपने उम्र कैद वाले सियासी कैदियों और पाकिस्तानी खातून सोनिया को कैद रखा था। मैं जानता था कि जहां सफेद कपड़ों में इसराइली इंटेलिजेंस के आदमी भी भारतीय बाशिंदों की निगरानी पर मामूर होंगे। यही वजह थी कि मैं उस इलाके से निकलकर दूसरी जानिब अभी तक नहीं गया था। ऐसी सूरत में मुझ पर शक किया जा सकता था। मैं ये मालूमात अपने गैराज के तमिल हेड मैकेनिक कट्टी से हासिल करने की कोशिश में था। 1-2 बार मैंने बातों बातों में उसके साथ कैदियों का जिक्र छेड़ा भी, मगर कट्टी ने खातिर खा जवाब न दिया। एक दिन काम करते करते मैंने कट्टी से कहा, दादा यहाँ कोई चोरी चकारी या मारपीट करता है तो उसे ये लोग जरूर सजा देते होंगे। कट्टी इंजन की सफाई कर रहा था, बोला, अप्पा ये लोग ऐसा कभी नहीं करते, यहाँ कोई चोरी नहीं करता। मैं चुप हो गया। इस सिलसिले में मैंने दादा रम्या को कुरेदा तो उससे सिर्फ इतना ही मालूम हो सका कि उन लोगों ने जजीरे में किसी जगह जेल खाना बनाया हुआ है जहाँ भारतीय बाशिंदों को जाने की इजाजत नहीं है। वहाँ की सफाई वगैरह का काम कैदी खुद ही करते हैं। इसी तरह रम्या ने एटमी तजुर्बेगाह के बारे में भी इतना ही बताया कि जुनूब की जानिब एक पहाड़ी के दामन में सफेद कपड़ों वाले डॉक्टर किस्म के लोग नीली गाड़ियों में आते जाते रहते हैं। उधर भी हम में से कोई नहीं जा सकता। ये सफेद कपड़ों वाले लोग यकीनन साइंसदान थे और जुनूब की पहाड़ी के दामन में एटमी प्लांट लगा था जहां हमारी इत्तलात के मुताबिक यूरेनियम धात पर किसी इंतहाई ताकतवर और मोहलक एटमी हथियार के लिए तवानाई के हुसूल का काम हो रहा था। यही इसराइलियों का खुफिया एटमी प्लांट था और यकीनन जिसके बारे में भारतीय हुकूमत को पूरा इल्म था। ये भी मुमकिन था कि जहां भारत के ताउन के साथ ही एटमी तवानाई पर भी काम हो रहा हो। लेकिन मुझे सबसे पहले पाकिस्तानी लड़की सोनिया का सुराग लगाना था। उसके लिए मुझे इसराइली अफसरों के करीब होने की जरूरत थी और ये उसी सूरत में हो सकता था कि किसी तरह मुझे उन लोगों में से किसी फौजी या सिक्योरिटी अफसर के बंगले पर काम करने का मौका मिल जाए। गैराज में मोटरों की सफाई करते हुए मैं कुछ हासिल नहीं कर सकता था। मैं चूंकि इब्रानी जबान जानता था और इसराइली ऑफिसर्स और सिक्योरिटी वाले इब्रानी जबान में आपस में बातें करते थे, इसलिए उनके करीब रहने से इस बात का इम्कान था कि मुझे खुफिया कैद खाने के बारे में ज्यादा से ज्यादा मालूमात हासिल हो जाएं। क्योंकि किसी इसराइली ऑफिसर को कभी ख्वाब में भी ये गुमान नहीं हो सकता था कि मैं इब्रानी जबान समझ लेता हूँ। मैंने किसी इसराइली अफसर के बंगले पर काम हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी। सबसे पहले मैंने ये बहाना किया कि गैराज में पेट्रोल की बू से मुझे सर दर्द रहने लगा है। मैंने हर किसी से सर में दर्द रहने की शिकायत शुरू कर दी। रम्या बड़ा परेशान हुआ क्योंकि मैं उसका होने वाला दामाद था। उसने अपने यहूदी साहब बरसाम से इल्तिजा की कि मुझे किसी दूसरी जगह काम पर लगा दिया जाए क्योंकि गैराज में पेट्रोल की बू से मेरी तबीयत खराब रहने लगी है। साहब ने रम्या की बात को गौर से सुना और फिर पूछा कि फाड़ीकर दूसरा क्या काम कर सकता है। मैंने रम्या को पहले ही ब्रीफिंग कर दी थी कि मैं विलायती खाने बड़े अच्छे पका लेता हूँ क्योंकि मैं मद्रास में एक अंग्रेज बहादुर का खानसामा भी रह चुका हूँ। उसने जब ये बात अपने साहब से की तो वो बोला, फाड़ीकर को हमारे पास लाना, हम उससे विलायती खानों के बारे में पूछेगा। रम्या ने एक रोज मुझे साहब के आगे पेश कर दिया। हकीकत यह है कि मुझे अंग्रेजी खानों के बहुत से नाम याद थे। बुरे से बुरे और अच्छे से अच्छे माहौल में रहा था। यरूशलेम में इब्रानी खानों के नाम भी जानता था और सादिया मेरे सामने यूरोपीय डिश भी बनाया करती थी। मैंने जब यहूदी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बरसाम को अंग्रेजी खानों के साथ साथ एक आध यहूदी खाने का भी नाम बताया तो वो हैरान भी हुआ और खुश भी। मैंने हाथ बांध कर कहा, हुजूर, मद्रास में एक जिम्मी साहब थे, उनके यहाँ 1 साल तक खानसामा रह चुका हूँ। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के यहाँ उसकी बीवी ही खाना पकाती थी। एक तमिल औरत उसका हाथ बटाया करती थी। उसने हुक्म दिया कि मैं कल से उसके बंगले पर पहुंचकर काम शुरू कर दूं। बोला, रम्या, तुम फाड़ीकर को हमारा बंगला दिखा दो, हम मेम साहब को भी फोन कर देता है।
मैंने उस यहूदी ऑफिसर के बंगले पर खानसामा का काम शुरू कर दिया। सुबह सुबह उसके बंगले पर पहुंच जाता, नाश्ता तैयार करता, दोपहर का खाना बनाता और रात का खाना तैयार करने के बाद बस्ती में वापस आ जाता। यहूदी ऑफिसर बरसाम की बीवी बड़ी कमगो और भारी भरकम औरत थी। दिन भर किताबें पढ़ने और चॉकलेट खाने के सिवा उसे कोई काम नहीं था, या फिर हैफा में अपनी वालिदा से फोन पर देर तक बात करती रहती। उनके बंगले पर कभी कभी शाम को सिक्योरिटी फोर्स या फौज के 2-1 अफसर खाने पर आ जाते थे। ये लोग ब्रिज खेलते, थोड़ा थोड़ा मशरूब पीते, सिगार फूंकते और इधर उधर की बातें करने के बाद वापस चले जाते। उनकी गुफ्तगू का मौजू ज्यादातर हैफा और यरूशलेम में गुजारी हुई जिंदगी होता। उन्होंने कभी कोई सियासी बात नहीं की थी। कभी कभार भारत की बढ़ती हुई फौजी ताकत पर इजहार ख्याल भी कर लेते, लेकिन उन्होंने आज तक सियासी कैदियों या सोनिया के बारे में कभी कोई बात नहीं की थी। मुझे शक होने लगा कि शायद मैं गलत जगह पर आ गया हूँ और सोनिया नाम की कोई पाकिस्तानी लड़की इस जजीरे में कैद नहीं है। दूसरी तरफ रम्या ने मेरे खानसामा बन जाने को मेरी जबरदस्त तरक्की समझा और एक रोज मुझसे अपनी लड़की से शादी की बात की। मैं उसका मुंह देखता रहा। मैं संथा से किसी हालत में शादी नहीं कर सकता था। ये मेरा मिशन ही नहीं था, बल्कि ये मेरे मिशन की सबसे बड़ी रुकावट बन सकती थी। मैंने ये कहकर बात टाल दी कि भारत में अभी मेरी बीवी जिंदा है। जब तक उसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं हो जाता, मैं किसी दूसरी औरत से ब्याह नहीं कर सकता। रम्या चुप हो गया। ये बात बस्ती में उड़ती उड़ती मेरे रकीब कुंदरम के कानों में भी पहुंच गई कि रम्या ने अपनी बेटी की शादी मुझसे करने का फैसला कर लिया है। कुंदरम का रवैया मेरे साथ मजीद बदतर हो गया। मैं उसकी एक एक हरकत पर निगाह रखे हुए था। इस अरसे में मैं अपनी एक अलग झोंपड़ी बनाकर रहने लगा था। ये नई झोंपड़ी मैंने रम्या की झोंपड़ी के साथ ही केले के दरख्तों के पास बनाई थी। यहाँ मैंने लकड़ी के 2 खोखे लाकर रख दिए थे। उनमें मेरे कुछ कपड़े थे। मेरे यहूदी साहब ने मुझे कुछ बर्तन भी दे दिए थे। सबसे ज्यादा फिक्र मुझे अपने जर्मन पिस्तौल की लगी रहती थी, क्योंकि अगर वो बरामद हो जाता तो मुझे बड़ी मुसीबत लाक हो सकती थी। बस्ती से साहब के बंगले पर जाते हुए मैं पिस्तौल को झोंपड़ी के अंदर खोदे हुए गड्ढे में छुपा जाता। उस गड्ढे के ऊपर लकड़ी के खोखे का एक छोटा सा तख्ता डालकर मैंने ऊपर घास और मिट्टी डालकर टाट बिछा दिया था। फिर भी जब तक बंगले पर रहता मुझे उसकी फिक्र रहती। कुंदरम मेरा दुश्मन बन गया था और मेरी झोंपड़ी में घुसकर तलाशी ले सकता था, और अगर तलाशी नहीं तो वो रकाबत और दुश्मनी में आकर मेरी झोंपड़ी को आग भी लगा सकता था। लेकिन मैं पिस्तौल अपने साथ नहीं ले जा सकता था। ख्याल आया कि मुझे पिस्तौल झोंपड़े से निकाल कर जंगल में किसी जगह तालाब के आसपास कहीं छुपा देना चाहिए। चुनाचे एक रात जब बस्ती के सब लोग सो रहे थे तो मैंने गड्ढे में से पिस्तौल निकाल कर धोती में छुपाया और झोंपड़ी से निकलकर अंधेरे में ही अकबी जंगल वाले तालाब की जानिब चल पड़ा। जंगल में गहरा सन्नाटा छाया था। झाड़ियों में झींगर बोल रहे थे। मैं उस सारे जंगल से वाकिफ था। केले और शरीफे के दरख्तों में से होकर मैं खामोशी से चला जा रहा था। अभी तालाब चंद कदमों के फासले पर था कि मुझे इंसानी आवाज सुनाई दी। मैं वहीं बैठ गया और कान लगाकर सुनने लगा। ये 2 आदमी थे जो आपस में बातें कर रहे थे। मैंने गौर से सुना। बातें तमिल जबान में हो रही थी। ये हमारी बस्ती के आदमी ही हो सकते थे। मेरा माथा ठनका, क्योंकि उनमें से एक आदमी की आवाज कुंदरम से मिलती जुलती थी। जिस तरफ से आवाजें आ रही थी मैंने घास पर लेट कर उधर रेंगना शुरू कर दिया। शबनमी घास पर मैं इस एहतियात और महारत के साथ रेंग रहा था कि पत्तों की खड़खड़ाहट की मामूली सी आवाज भी पैदा नहीं हो रही थी। खिसकते खिसकते मैं ऐसी जगह आ गया जहां से मुझे आवाजें साफ सुनाई देने लगी। मैंने सर नीचे घास के साथ लगा लिया और हमतन गोश हो गया। मेरा अंदाजा दुरुस्त था। ये कुंदरम था जो अपने किसी तमिल साथी से बातें कर रहा था। वो अपने साथी से कह रहा था रम्या लालची है, फाटिकर अपने साथ जरूर रुपया लाया होगा। उसका साथी बोला तुम्हारा दुश्मन फाटिकर है, वो तुम्हारे रास्ते से हट जाए तो रम्या संथा का ब्याह तुमसे करने पर मजबूर हो जाएगा। कुंदरम खामोश था। फिर उसकी आवाज आई, मैं उसके खून से हाथ रंगना नहीं चाहता, यहूदी मुझे समंदर में डुबो देंगे। उसके साथी की आवाज आई, फिर ये कांटा कैसे निकलेगा, संथा तो उससे ब्याह दी जाएगी। कुंदरम ने कहा कभी कभी मुझे फाटिकर पर शक सा होने लगता है। उसके साथी ने पूछा कैसे शक? कुंदरम चंद सानिये खामोश रहने के बाद बोला बस एक शक है मुझे, अभी तुम्हें नहीं बताऊंगा, पहले मुझे खोज लगा लेने दो। मेरे कान खड़े हो गए। कुंदरम को मुझ पर सिवाय इसके और क्या शक हो सकता था कि मैं असली मराठा नहीं हूँ और वहाँ जासूसी करने आया हूँ। ये बात मेरे मिशन के लिए इंतहाई मोहलक साबित हो सकती थी। मैंने कुंदरम से मजीद मोहतात रहने का फैसला किया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद कुंदरम ने एक ऐसी बात जबान से निकाल दी कि मुझे फौरी तौर पर अपना फैसला मनसूख करके दूसरा फैसला करना पड़ा। और मेरा दूसरा फैसला ये था कि मुझे कुंदरम को जितनी जल्दी हो सके ठिकाने लगा देना होगा। उसके साथी ने उससे पूछा कि वो उस पर क्या शक करता है, फाटिकर मराठा नहीं तो फिर कौन है? कुंदरम ने उसे जवाब में कहा अभी मुझे सिर्फ शक है, जब मुझे यकीन हो गया तो फिर मैं इसे यहूदी फौजियों के हवाले कर दूंगा जो इसे उसी वक्त गोली मारकर हलाक कर देंगे। अब बात वाज़ेह हो चुकी थी। अब मैं इस टोह में था कि ये अपने साथी को मेरे बारे में मजीद कुछ बताता है कि नहीं। अगर बता देता है तो फिर उसके साथी को भी अगली दुनिया में पहुंचाना जरूरी था। उसके साथी ने पूछा कुंदरम मैं तुम्हारा दोस्त हूँ?
कुछ मुझे तो बताओ। लेकिन कुंदरम बड़ा गहरा और होशियार शख्स था। कहने लगा, अभी वक्त नहीं आया, वक्त आने पर सब कुछ पहले तुम्हें बताऊंगा। आओ चलो वापस चलते हैं, ताड़ी का नशा टूट रहा है। मैंने अपने आप को घास में छुपा लिया और सर घास की जड़ों के साथ लगाकर बिल्कुल बेहिस हो गया। मुझे इंसानी कदमों की आवाज सुनाई दी जो मुझसे थोड़े ही फासले पर से पीछे बस्ती की जानिब चली गई। जब मुझे यकीन हो गया कि ये लोग जा चुके हैं तो मैं वहीं लेटे लेटे पीछे की तरफ घूम गया। अब मैं पिस्तौल अपने ही पास रखना चाहता था। चुनाचे मैं रींग रींग कर अपनी झोंपड़ी के अकब तक पहुंचा और फिर भागकर अंदर दाखिल हो गया। मैंने पिस्तौल को झोंपड़ी के गड्ढे में दोबारा छुपा कर ऊपर जमीन पर टाट डाल दिया। झोंपड़ी में अंधेरा था, उसके बांसों की शाखों वाला दरवाजा बंद था। मच्छर राग अलाप रहे थे। मैं सोच में पड़ गया। कुंदरम को अब जिंदा नहीं रहना चाहिए था, मगर उसके साथ ही गप्पा के दिन भी लगता था पूरे हो गए हैं। कुंदरम की लाश जब जंगल में मिलेगी तो गप्पा के दिल में ये शुबा जरूर उभरेगा कि उसे मैंने मारा है, क्योंकि कुंदरम उसे मेरे बारे में बता चुका है कि मैं कोई पुरस्कार आदमी हूँ और असली मराठा नहीं हूँ। फिर कुंदरम ने उसके आगे ये बात भी की थी कि वो मुझे यहूदी फौजियों के हवाले करने का इरादा रखता है। जाहिर है इन तमाम कवायफ पर गौर करने से गप्पा का मुझ पर शक पुख्ता हो जाएगा और फिर ऐन मुमकिन है कि वो इंतकाम लेने के लिए किसी यहूदी अफसर से जाकर मेरे बारे में बात कर दे कि ये मराठा नहीं है और कुंदरम को उस पर शुबा था। यहूदी फौजियों के लिए मुझे गिरफ्तार करने के लिए उतना ही काफी था। वो अपने जजीरे पर किसी मशकूक आदमी का वजूद भला कैसे गवारा कर सकते थे। सबसे पहले मैंने गप्पा को रास्ते से हटाने का फैसला किया। मैं उसे पिस्तौल की गोली से हलाक नहीं कर सकता था। पिस्तौल की गोली उसके जिस्म से बरामद हो सकती थी। मुझे गोली जाया करने की जरूरत भी नहीं थी, उसके लिए एक रस्सी का टुकड़ा ही काफी था। गप्पा और कुंदरम बस्ती के जुनूब में अलग अलग झोंपड़ियों में रहते थे और मुझे मालूम था कि वो रात को इकट्ठे बैठकर ताड़ी पीते हैं। उस रात तो मैं सो गया। सारा दिन बरसाम साहब के बंगले पर काम करता और गप्पा को रास्ते से हटाने के मंसूबे पर गौर करता रहा। मंसूबा बड़ा साफ था। मुझे गप्पा को किसी तरीके से अंधेरे में तालाब की तरफ ले जाना था और इस एहतियात के साथ कि उसे मेरे साथ जाते हुए कोई न देख सके। कुंदरम के बारे में मुझे पता था कि वो फौजी बैरक में सफाई का काम करता है और शाम ही को काम से छुट्टी करके बस्ती में चला जाता है। मैंने वक्त से पहले बस्ती आने की जरूरत महसूस न की। अपने वक्त पर अंधेरा हो जाने के बाद बस्ती में आ गया। रम्या और उसकी बीवी सुखमनी मेरे लिए खाना रखे इंतजार कर रही थी। रोज की तरह उन्होंने मुझे खाना दिया। संथा ने कोको बना कर दी और बेजारी से झोंपड़ी के अंदर चली गई। मैं कोको पीकर नींद का बहाना बनाकर अपनी झोंपड़ी में आ गया। अब मैं रात गहरी होने का इंतजार करने लगा। मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। मैंने सुबह ही से एक रस्सी का 2 गज का टुकड़ा झोंपड़ी के कोने में लाकर छुपा दिया। जब रात काफी गुजर गई और बस्ती के सब लोग सो गए तो मैंने रस्सी उठाकर अपनी कमर के गिर्द लपेटी और चुपके से झोंपड़ी से बाहर निकलकर दरख्तों में से होता हुआ बस्ती के जुनूब की तरफ चलने लगा। मैं फूंक फूंक कर कदम रख रहा था। एक छोटा सा चक्कर काट कर मैं गप्पा की झोंपड़ी के अकब में पहुंच गया। उसकी झोंपड़ी पर गहरी खामोशी तारी थी। मैं दबे कदमों चलता झोंपड़ी के दरवाजे की तरफ आ गया। झोंपड़ी के अंदर से गप्पा के हल्के हल्के खराटे लेने की आवाज आ रही थी। मैंने बड़ी एहतियात से बांस के दरवाजे को जरा सा खिसका कर परे किया और रेंगता हुआ झोंपड़ी में दाखिल हो गया। अंदर कोने में मिट्टी के तेल का छोटा सा लैंप झिलमिला रहा था और झोंपड़ी में मिट्टी के तेल के साथ ताड़ी की बदबू शामिल हो रही थी। गप्पा ताड़ी पीकर फर्श पर चादर ओढ़े बेसुध पड़ा था। मैं रेंगते रेंगते उसके मुंह के पास गया। वो गहरी नींद सो रहा था। मेरा टारगेट मेरे सामने था। मैंने रस्सी कमर से खोलकर उसका फंदा बनाकर हाथों में पकड़ा और गप्पा के सरहाने की तरफ जाकर उसे आहिस्ता से टहुका दिया। दूसरी तीसरी बार हिलाने से वो एकदम से हड़बड़ाकर उठ बैठा। मैं उसे सिर्फ बिठाना ही चाहता था। दूसरे ही लम्हे रस्सी का फंदा उसकी गर्दन में तंग से तंग होता जा रहा था। फिर गप्पा मर गया। मैंने उसकी लाश को उठाकर कांधे पर डाला और झोंपड़ी से निकलकर जंगल के तालाब की तरफ रवाना हो गया। तालाब भी अंधेरी रात में सुनसान था और वहाँ उल्लू बोल रहे थे। मैंने गप्पा की लाश को तालाब के किनारे एक जगह अंधेरे में रख दिया और तलाश करके एक बड़ा पत्थर उठाया। लाश को रस्सी की मदद से उस पत्थर के साथ बांधा और फिर बड़े आराम से उसे तालाब में डाल दिया। गुड़ुप की आवाज के साथ भारी पत्थर गप्पा की लाश को लेकर तालाब में गायब हो गया। एक दुश्मन बड़ी खुशउस्लूबी से मौत के घाट उतार दिया गया था। मैं खामोशी से जंगल में से गुजरता वापस अपनी झोंपड़ी में आकर लेट गया। दूसरे दिन गप्पा शाम तक नजर न आया तो बस्ती वालों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। कुंदरम खास तौर पर उसके लिए बहुत फिक्रमंद था। रात को मैं काम खत्म करके वापस आया तो कुंदरम ताड़ी पीकर बस्ती के सब लोगों को गालियां बक रहा था। रम्या ने मुझे कहा कि मैं उस तरफ न जाऊं क्योंकि वो मुझे भी गालियां दे रहा है। मैंने कहा दादा वो मुझे क्यों गालियां दे रहा है,
मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? दादा बोला, बस मैंने तुम्हें बता दिया था फाड़ेकर, कुंदरम बड़ा बदमाश और बदकिरदार है। वो मेरी बच्ची की जिंदगी तबाह करना चाहता था, इसीलिए वो मेरा और तुम्हारा भी दुश्मन बन गया है। मैंने उसे अपनी बच्ची का हाथ नहीं दिया इसलिए। मुझे कुंदरम की गालियां बकने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। रम्या ने कहा, गप्पा कहीं गुम हो गया है तो इसमें बस्ती वालों का क्या कसूर? हो सकता है वो ताड़ी पीकर कहीं जंगल में बेहोश पड़ा हो। मैं मिस्कीन बना सर झुकाए कांसी की थाली में मोटे चावल खा रहा था जिनमें पतली मदरासी दाल मिली हुई थी। सुखमनी और संथा कुंदरम की गालियों की वजह से झोंपड़ी में चली गई थी। खाना खाने के बाद मैंने रम्या दादा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया, उसके घुटने छुए और अपनी झोंपड़ी की तरफ चला गया। रम्या नारियल पी रहा था। बोला, तुम आराम करो बेटा, मैं उसे संभाल लूंगा, तुम्हें बाहर आने की कोई जरूरत नहीं। मैंने एक बार फिर वापस मुड़कर बड़ी आजिजी से दादा रम्या को हाथ जोड़कर राम राम किया और अपनी झोंपड़ी में आते ही चौकन्ना होकर बैठ गया। कुंदरम बिफरा हुआ था, उसे ताड़ी चढ़ गई थी और वो अब मेरा नाम लेकर मुझे गालियां दे रहा था। मैं अपनी झोंपड़ी में उससे निमटने के लिए पूरी तरह तैयार बैठा था। खतरा था तो यही कि कहीं वो गालियां देता नशे की तरंग में मेरी झोंपड़ी में ना आ जाए, फिर मैं उसे हलाक नहीं कर सकता था। लेकिन मेरी खुशकिस्मती और उसकी बदकिस्मती कि उसने ऐसा न किया और गालियां बकता बकता अपनी झोंपड़ी में जाकर पड़ गया। मैंने अपनी झोंपड़ी का मिट्टी के तेल का लैंप बुझा दिया, ये जाहिर करने के लिए कि मैं सो गया हूँ, मगर मैं जाग रहा था। जब हर तरफ मौत जैसा सन्नाटा तारी हो गया और मेरी घड़ी में रात ने 11 बजा दिए तो मैं अपनी झोंपड़ी से बाहर निकल आया। उस वक्त मेरे हाथ में सिर्फ एक रुमाल था। मैं कुंदरम की गर्दन और मुंह पर अपनी उंगलियों के निशान नहीं छोड़ना चाहता था। उसकी वजह यह थी कि 2 रातों के अंदर अंदर एक शख्स के गायब हो जाने और दूसरे के पुरस्कार तरीके से मर जाने के बायस वहाँ के यहूदियों को शक हो सकता था। मुमकिन था वो इस तरफ बिल्कुल तवज्जो न देते, क्योंकि एक शख्स ज्यादा ताड़ी पीने से भी मर सकता था। लेकिन अगर उनको शक पड़ गया तो वो लाश को अपनी मॉडर्न लेबोरेटरी में ले जाकर कुंदरम के चेहरे और गर्दन पर मेरी उंगलियों के निशानात ले सकते थे। जंगल पहली रात की तरह खामोश और तारीक था। बस्ती की लालटेन बुझ गई थी, सब गहरी नींद सो रहे थे। यहाँ तकरीबन सभी मर्द रात को ताड़ी जरूर पीते थे। उनका ख्याल था कि उससे उन्हें मच्छर नहीं काटते और उन्हें मलेरिया नहीं होता। मैं दबे दबे कदमों चलता कुंदरम की झोंपड़ी के करीब आकर रुक गया। झाड़ी की ओट में होकर इर्द गिर्द का गहरी निगाह से जायजा लिया। झोंपड़ी का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। अंदर से कुंदरम के नशावर खर्राटों की आवाज आ रही थी। ये बड़ा आसान टारगेट था। मुझे उसे हलाक करते हुए शर्म महसूस हो रही थी, मगर ये मेरे मिशन का एक हिस्सा बन गया था। मैं झोंपड़ी की दीवार से लगा एक एक कदम एहतियात से उठाता दरवाजे की तरफ खिसकने लगा। बस मेरी सारी एहतियात सिर्फ इतनी थी कि बस्ती का कोई आदमी मुझे झोंपड़ी में दाखिल होते हुए न देख ले। एक बार झोंपड़ी में दाखिल होने के बाद मुझे किसी तरफ से कोई खतरा नहीं था। मैं झुक कर बैठ गया और बैठे बैठे झोंपड़ी के अंदर दाखिल हो गया। झोंपड़ी में अंधेरा था और ताड़ी की बदबू से फजा बोझल हो रही थी। कुंदरम फर्श पर ही पहलू के बल पड़ा था। उसकी गर्दन में रुमाल डालने की देर थी कि मेरे एक ही झटके ने उसका काम तमाम कर दिया। अगले रोज वो अपनी झोंपड़ी में मुर्दा पाया गया। सबने यही समझा कि ताड़ी ज्यादा पी जाने से सोते में ही उसके दिल की हरकत बंद हो गई होगी। किसी ने कुंदरम के बारे में कोई अफसोस न किया, क्योंकि उसने सारी बस्ती का नाक में दम कर रखा था। दादा रम्या बहुत खुश था कि उसकी बेटी का दुश्मन खत्म हो गया। मेरे लिए ये ऐसी ही बात थी जैसे मेरे रास्ते में केले का छिलका पड़ा था, जिसे मैंने अपने पाँव से एक तरफ हटा दिया। 1 महीना गुजर गया, लेकिन मुझे कोई कामयाबी न हुई। अभी तक सोनिया के सिलसिले में मुझे मामूली सी कामयाबी भी नहीं हुई थी। इस दूर उफ्तादा खुफिया इसराइली कॉम्प्लेक्स में एक कुशादा स्टोर भी था, जहां से खाने पीने और रोजमर्रा इस्तेमाल की दूसरी अशिया मिल जाती थी। एक शाम बरसाम की यहूदी बीवी ने मुझे साथ लिया और स्टोर में सौदा सल्फ खरीदने आ गई। यहाँ उसकी मुलाकात एक यहूदी मेजर की बीवी से हुई। दोनों आपस में इब्रानी जबान में बातें करने लगी। वो बड़ी आजादी से एक दूसरे के खामदों के बारे में बातें कर रही थी, क्योंकि उन्हें यकीन था कि मैं उनकी जबान बिल्कुल नहीं जानता। वो अपने अपने खामदों को अय्याशी की दास्तानें बयान करके एक दूसरे से उनका सद्देबाब करने की तरकीबें पूछ रही थी। मेजर की यहूदी बीवी ने कहा, मैंने तो अपने खामद को अल्टीमेटम दे दिया है कि अब अगर तुम शराब पीकर जेल की तरफ गए तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। मेरे साहब की बीवी ने ताज्जुब से पूछा, तुम्हारा खामद शराब पीकर जेल किस लिए जाता है? मेजर की यहूदी बीवी ने नाक से कोड़कर कहा, वहाँ यरूशलेम की एक लीडर औरत उम्र कैद काट रही है, ये उससे मिलने जाता है। वो बड़ी बदमाश औरत है। मैंने सुना है कि एक बार जेल के वार्डन से मिलकर यहाँ से फरार होने की कोशिश भी कर चुकी है। बरसाम की बीवी बोली, बहन मेरा खामद शराब जरूर पीता है, मगर जेल वाली औरतों के पास नहीं जाता। हालांकि एक दिन वो किसी खूबसूरत नौजवान कैदी औरत का
का जिक्र भी कर रहा था जो शायद कोई पाकिस्तानी है। यहूदी मेजर की बीवी बोली, मैं तो कहती हूँ हमें इस जेल की औरतों को मार डालना चाहिए। क्या करें, 6 माह के लिए तो हम यहाँ आते हैं, हमारे पीछे न जाने ये मर्द क्या क्या गुल खिलाते होंगे। यहूदी मेजर की बीवी का बच्चा उसे खींच रहा था। वो खुदा हाफिज कहकर किचन वेयर वाले डिपार्टमेंट में चली गई। उस औरत की ज़बानी मुझे सिर्फ इतना ही मालूम हो सका था कि सोनिया उसी जजीरे की जेल में कैद थी। वो जिस पाकिस्तानी लड़की के बारे में बात कर रही थी वो सोनिया के सिवा और कोई नहीं हो सकती थी। बंगले पर आकर मैं किचन में दोपहर का खाना तैयार करने में लग गया। बरसाम की बीवी यानी मेरी मालिकन अपने कमरे में सोफे में धसी सेब खाते हुए कोई इसराइली फैशन मैगजीन पढ़ने लगी। मैं उसे कॉफी देने उसके एयर कंडीशनड कमरे में गया तो वो सोफे पर टांगे फैलाए रिसाला पढ़ रही थी। अध खाया सेब उसके बाएं हाथ में था। मैंने कॉफी खामोशी से मेज पर रख दी। खिड़की का पर्दा हटा हुआ था और दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। कमरे में ठंडक के साथ साथ बड़ी खुशगवार खुशबू फैली हुई थी। मैं जाने लगा तो यहूदी मालिकन ने आवाज दी, फाड़ीकर अलमारी से मेरा सिगरेट केस पकड़ा दो। मैंने सिल्वर का सिगरेट केस अलमारी से निकालकर बेगम को दिया और उसके हाथ देखकर कहा, मैडम आपके हाथ की लकीरें बड़ी वंडरफुल हैं। इस किस्म की बातें औरतों की बड़ी कमजोरी होती हैं, चाहे वो किसी मुल्क से ही क्यों ना ताल्लुक रखती हूँ। ऐसा मैंने जानबूझकर किया था। उस भारी भरकम यहूदी औरत के फीके नीले डेले मुझे तकने लगे। बोली, क्या तुम हाथ का इल्म जानते हो? मैंने कहा, यस मैडम, मैंने एक इंडियन जोगी से ये थोड़ा थोड़ा सीखा था। यहूदी बेगम ने अपना हाथ मेरे आगे फैला दिया। तो फिर बताओ हमारी किस्मत में क्या लिखा है। मैंने बेगम का हाथ थाम लिया और उसके हाथों की आम किस्म की उलझी उलझी सी लकीरों को गौर से देखने लगा, जिनके खुतूत और जावियों को मैं बिल्कुल नहीं समझता था, मगर मैं उन्हें इस तरह गौर से देख रहा था जैसे एक एक लकीर से वाकिफ हूँ। 2-3 बार मैंने सर को असबात में हिलाकर एक बार नफी में हिलाया तो बेगम बोली, कुछ मुझे भी बताओ मेरी किस्मत में क्या लिखा है, क्या हमारे यहाँ कोई औलाद नहीं होगी? मैं लकीरों पर झुक गया और मुस्कुराते हुए बोला, मैडम आपके यहाँ 2 लड़कों की पैदाइश लिखी है। यहूदी औरत खुशी से तकरीबन चिल्लाते हुए बोली, तुम मजाक तो नहीं कर रहा? मैंने कहा, नहीं मैडम, 2 खूबसूरत बच्चों को तो मैं आपकी हथेली में साफ साफ देख रहा हूँ, मगर ये 3 बरस के बाद होंगे। वो मुंह लटकाए हुए बोली, फिर तो हम बूढ़ा हो गया होगा, बच्चा कैसे होगा? मैंने कहा, मैडम ये भगवान की देन है, मेरी बात लिख लें, आपके यहाँ अगले 3 साल में 2 बच्चे होंगे। हम भी जहाँ हैं आप भी जहाँ हैं, फिर हम आपसे बड़ा इनाम लेगा। यहूदी मैडम ने खुश होकर कहा, हम तुम्हें 50 रुपए इनाम देगा और बताओ हमारी किस्मत में दौलत भी लिखा है। यहूदी लोगों को मैंने बहुत कंजूस पाया था। वो पाई पाई के लिए लंबी लंबी बहसें करते थे। दौलत से ज्यादा उन्हें शायद ही किसी शय से प्यार हो। चुनाचे जब मैंने उस यहूदी औरत को झूठ मूठ ये खुशखबरी दी कि अगले बरस उसकी लॉटरी निकल आएगी तो वो इतनी खुश हुई कि सोफे पर से उछलकर मेरे करीब कालीन पर आकर बैठ गई। मुझे मालूम था कि जहाँ हर यहूदी अफसर ने लॉटरी के टिकट खरीद रखे हैं जो हर साल तिल अबीब में निकला करती थी। उसने कहा, मैंने $10 लाख की लॉटरी के 7 टिकट खरीद रखे हैं, मेरी लॉटरी जरूर निकल आएगी ना? फिर से हाथ की लकीरें देखो। मैं जानता था कि वहाँ 2-1 माह से ज्यादा नहीं रह सकता था, कम से कम 1 बरस तक वहाँ रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। चुनाचे मैंने उसकी उभरी हुई हथेली की एक लकीर पर उंगली रख दी और कहा, मैडम ये है आपकी लॉटरी की लकीर, देखें कितनी साफ नजर आ रही है। मैडम का तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मैं सोचने लगा कि अगर इत्तेफाक से उसकी $10 लाख की लॉटरी निकल आई तो उसका क्या हाल होगा। अब मैं अपने मतलब की तरफ आने लगा। मैंने उसके हाथ की लकीरों को इधर उधर से देखा, फिर दूसरे हाथ को देखने लगा। अब मैंने सर को फिक्रमंदाना अंदाज में नफी में हिलाया तो बोली, क्यों, क्या बात है फाड़ीकर, तुमको क्या नजर आता है हमारे हाथ में? मैंने कहा, मैडम अगर आप साहब को ना बताएं तो मैं अर्ज कर दूंगा। यहूदी औरत एकदम संजीदा हो गई। बोली, मैं जानती हूँ इंडियन लोग बड़े जबरदस्त किस्मत का हाल बताने वाले होते हैं। हम तुमसे वादा करते हैं कि तुम्हारे साहब को कुछ नहीं बताएंगे। तुम बोलो हमारे हाथ में क्या लिखा है। मैंने हाथ की लकीरों पर एक बार फिर नजरें जमा दी और कहा, मैडम आपके साहब बड़े अच्छे हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, पर मैं देख रहा हूँ कि आपके साहब पर एक दूसरी औरत अपना साया डाल रही है। वो चौंक कर बोली, तुम ठीक कहते हो, मुझे पहले ही शक था, ये वही पाकिस्तानी लड़की है। फिर अपना हाथ मेरे आगे करके बेताबी से बोली, वो क्या कर रही है, मुझे जल्दी बताओ, वो मुझसे मेरे खामद को छीन तो नहीं लेगी? मेरा तीर ठीक टारगेट पर लगा था। मैंने कहा, मैडम ऐसी कोई बात तो नजर नहीं आती, लेकिन ये पाकिस्तानी औरत बड़ी चालाक लगती है। उसका सितारा ज़ोहल है जो बड़ा मनहूस होता है। अगर आपने कोई उपाय न किया तो वो आपके खामद को अपनी तरफ रागिब करके आपको नुकसान पहुंचा सकती है। यहूदी औरत फिक्रमंद हो गई, कहने लगी, फाड़ीकर तुम ही बताओ मैं क्या करूं, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आता। ये औरत खुदा जाने कहां से पकड़कर यहाँ कैद में डाल दी गई है। मेरे खामद ने तो मुझे इतना ही बताया है कि ये कोई जासूस है। मुझे बताओ मैं अपने खामद को इस बदमाश औरत के असर से कैसे महफूज रख सकती हूँ। मैंने कहा, मैडम आप सिर्फ ये मालूम करें कि ये औरत जिस जगह कैद है वहाँ आस पास पानी का कोई होज तो नहीं है। अगर वहाँ कोई होज है तो मैं आपको एक तावीज लिख कर दूंगा जो आप उस होज में डलवा दें। बस मेरा तावीज अपना काम शुरू कर देगा और ये औरत आपके खामद का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। मैडम
मैडम बोली, ये कोई मुश्किल बात नहीं है, मैं आज ही तुम्हारे साहब से मालूम करती हूँ। मैंने जल्दी से कहा, लेकिन मैडम इस बात को राज में रखना बहुत जरूरी है। अगर किसी को जरा सा भी पता चल गया कि मैं आपकी खातिर कोई तावीज लिख रहा हूँ तो उस तावीज का असर जाता रहेगा, फिर आपको कोई फायदा नहीं पहुंचेगा, बल्कि मुमकिन है तावीज उल्टा काम शुरू कर दे और आपके हाथ से आपका साहब निकल जाए। वो जल्दी से उठकर सोफे पर बैठ गई और बोली, मैं किसी से इसका जिक्र तक नहीं करूंगी, तुम तावीज तैयार करना शुरू कर दो। वो उठकर कमरे में पेचोताब खाते हुए टहलने लगी। अब जरूरी था कि उसकी हद से बड़ी हुई बेचैनी को कम किया जाए, क्योंकि ये मेरे हक में नुकसानदेह भी साबित हो सकती थी। चुनाचे मैंने कहा, मैडम आपको बेचैन होने या फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार आप ये मालूम कर लें कि जहाँ ये पाकिस्तानी लड़की कैद है वहाँ इर्द गिर्द कोई पानी का हौज है कि नहीं, बस उसके बाद आप भूल जाएं। सारा काम मेरा तावीज खुद ब खुद दुरुस्त कर देगा। ये औरत आपका बाल तक बीका न कर सकेगी। मेरा इतना कहने से वो मुतमईन हो गई। कहने लगी, पार्टिकर मैं तुम्हें बहुत इनाम दूंगी, तुम तावीज बनाओ, हम आज ही पानी वाले हौज के बारे में मालूम कर लेगा और फिक्र न करो, हम किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताएगा। मैंने हाथ बांध कर सलाम किया और सर झुकाए बाहर निकलने लगा तो उसने आवाज देकर मुझे बुलाया। कहने लगी, पार्टिकर तुम भी इसका जिक्र किसी से मत करना, इसमें मेरी बेइज्जती होगी कि मेरा खामद मुझसे प्यार नहीं करता और यहाँ की औरतें मेरा मजाक उड़ाएंगी। मैंने कहा, मैडम मैं तो आपका नौकर हूँ, मैं किसी से बात कर सकता हूँ क्या? आप इत्मीनान रखें, आपका राज मेरे दिल में महफूज है। मैं खुफिया तौर पर आज ही से तावीज बनाना शुरू कर देता हूँ। वो बोली, पार्टिकर शाबाश, तुम बड़ा अच्छा आदमी है। इतना कहकर भारी भरकम यहूदी मैडम ने अपने आप को सोफे पर गिरा दिया और मैं कमरे से बाहर निकल आया। मेरी चाल काफी हद तक कामयाब रही थी। इसकी मदद से मैं उस कैद खाने का हुदूद अरबा मालूम कर सकता था जहाँ सोनिया कैद थी। उस कैद खाने के बारे में अब मजीद मालूमात हासिल करने की पोजीशन में था। मैंने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की बीवी को अपने हाथों में ले लिया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।